सब्सक्राइब कीजिए हैप्पी स्टडी जोन को लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। वेलकम टू हैप्पी स्टडी जोन। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा 2016 में पूछे गए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन डिटेल में देखने वाले हैं। साथ ही साथ 2016 में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे उसे हमको रिलेट करके पढ़ेंगे 2019 और 20 के करंट अफेयर से। और आपको हम बता दें कि झारखंड सचिवालय 2016 में 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 थे, लेकिन 2020 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाने हैं उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 120 यानी कि 120, जिसमें जनरल जीएस के 30 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहेंगे और झारखंड से रिलेटेड जीके का 30 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे 120। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2016 के पेपर यानी कि 150 क्वेश्चन को हम यहाँ पे डील करेंगे और एक एक करके डिटेल में देखेंगे। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। और इससे रिलेटेड झारखंड से रिलेटेड और भी अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो का लिंक डाल देंगे। तो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है, पोलैंड की राजधानी कौन सी है? पोलैंड की राजधानी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वार्सा। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें, म्यूनिख की बात करें, तो म्यूनिख जर्मनी का एक राज्य है। बेयर्न जिसकी राजधानी क्या है? म्यूनिख है। अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, लिस्बन की, तो लिस्बन राजधानी है पुर्तगाल का। और ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करें पोर्ट मोरेस्बी की, तो ये राजधानी है पापुआ न्यू गिनी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2016 में रोमन कैथोलिक चर्च में संत की उपाधि से विभूषित किया जाएगा? जैसा कि देख सकते हैं ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मदर टेरेसा फेमस पर्सनालिटी है। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं। तो पहला है कि 1980 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था इनको, और 1979 में नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया गया था मदर टेरेसा को। याद रखिएगा, 1980 में भारत रत्न और 1979 में नोबेल प्राइज शांति के क्षेत्र में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साराएवो। साराएवो यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें अदर ऑप्शन की, जिसमें ऑप्शन नंबर डी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स बनते हैं। तो अगर हम जागरेब की बात करें तो जागरेब राजधानी है क्रोएशिया की। और क्रोएशिया क्यों फेमस है? क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप विनर जो फ्रांस था वो क्रोएशिया को ही हराया था। और अगर हम बात करें क्रोएशिया की, तो 2019 में ही क्रोएशिया का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिया गया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो निम्नलिखित में से कौन से भारतीय क्रिकेटर को मेलबोर्न क्रिकेट क्लब यानी कि MCC की आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की, सौरव गांगुली की। अगर हम बात करें सौरव गांगुली की, तो ये BCCI के अध्यक्ष हैं। अगर हम BCCI की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में और इसका हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय है मुंबई में। इसके अलावा अगर हम BCCI की बात करें तो इसके सचिव हैं जय शाह, जो कि गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5वां नंबर। रॉबिन सिंह 2015 इंडियन सुपर लीग में निम्नलिखित में से किस टीम के लिए खेले थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिल्ली डायनामोज FC। अगर हम बात करें IPL की, इंडियन प्रीमियर लीग की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में। और 2008 का विनर कौन था? ये विनर था राजस्थान रॉयल्स। किसे हराया था? तो चेन्नई सुपर किंग को हराया था। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 1, 2016 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी उच्च न्यायालयों की संख्या 24 नहीं बल्कि 25 है। तो 25वां कौन है? 25वां है आंध्र प्रदेश का अमरावती। अमरावती में 25वां उच्च न्यायालय बना हुआ है, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? जी.के. माहेश्वरी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक है, निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोंडवाना भूमि। अब नेक्स्ट देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैमन कमीशन, जो कि 1928 में आया हुआ था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने झारखंड राज्य के गठन की मांग को ठुकरा दी थी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। मैक्स वर्स्टेपन निम्नलिखित में से किस पेशेवर खिलाड़ी खेल में जो खेलते हैं 2015 ओवरटैक्स सूची में टॉप किए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फॉर्मूला। ये 2015 के करंट अफेयर था। ठीक है। तो करंट अफेयर चेंज होते रहते हैं, तो 2019 और 20 का करंट अफेयर हम देखेंगे। अब उसके बाद 10वें नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सिन्नो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोडो। अगर हम बात करें बोडो की, तो बोडो भाषा बोली जाती है असम में। डोगरी की बात करें तो डोगरी बोली जाती है जम्मू कश्मीर में। 10th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोगरी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, ओडिया ओडिशा में बोली जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 52वां संविधान संशोधन 2003 की, तो इसमें 4 भाषा कौन कौन से जोड़े गए थे? तो 4 भाषा थे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अगर हम बात करें बोडो की, तो बोडो कहाँ बोली जाती है? असम में, डोगरी जम्मू कश्मीर में, मैथिली बिहार में और उसके बाद संथाल झारखंड में भी, ओडिशा में भी और छत्तीसगढ़ में, यानी कि तीनों जगहों पर बोली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी शिक्षक को गणित विद्या और विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए बराक ओबामा द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2016 के करंट अफेयर के अनुसार दर्शन जैन। ठीक है। अब यहाँ पे बात आ रही है गणित की, तो गणित का जो नोबेल प्राइज है उसे किसे कहा जाता है? एबल पुरस्कार को। एबल जो मैथ से रिलेटेड पुरस्कार है। अगर हम एबल की बात करें तो 2020 में किसे दिया गया था? हिलेल और ग्रेगरी को दिया गया था। कई बार 2019 का भी करंट अफेयर पूछा जाएगा, तो 2019 में एबल पुरस्कार किसे दिया गया था? करेन उहलान बेग को। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12वां क्वेश्चन। खासी पूर्वोत्तर भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी राज्य भाषा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। तो मेघालय में खासी के अलावा गारो और अंग्रेजी भी बोली जाती है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में बोली जाती है मुख्यतः त्रिपुरा में बोली जाती है बंगला और असम में क्या बोली जाती है? बोडो और असमिया। उसके बाद मणिपुर में क्या बोला जाता है? मणिपुर में मणिपुरी, जिसे मैतिलोन भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा झारखंड की बात करें, तो झारखंड की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। और दूसरी भाषा कौन सी है? उर्दू। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसका संबंध परमाणु की खोज से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नील्स बोर। अगर हम नील्स बोर की बात करें तो नील्स बोर हैं डेनमार्क के। उसके बाद ये क्वांटम सिद्धांतों के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की संरचना की खोज भी किए थे। अब अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें रॉबर्ट कोच की, तो रॉबर्ट कोच ने टीबी का वैक्सीन का खोज किया था।
अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें, टोरिसेल्ली की बात करें, तो ये बैरोमीटर का आविष्कारक है, बैरोमीटर के आविष्कारक हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सी है जो कभी कभी अरबी लिपि के संशोधित संस्करण में लिखी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का ए, यानी कि सिंधी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जो कि लगता है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। द गर्ल ऑन द ट्रेन एक मनोवैज्ञानिक डेब्यूटेंट रोमांचक कथा के लेखक निम्नलिखित में से कौन से उपन्यासकार हैं? तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाउला हॉकिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सैन जोस निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी हमने देखा था। देख सकते हैं कि राज्य राजधानी और मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन झारखंड के जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी यानी कि झारखंड से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो हम राज्य राजधानी का एक स्पेशल वीडियो भी बनाएंगे जिसमें राज्य राजधानी का हम डिटेल में, जो कि किसी न किसी कारण से न्यूज़ में है, उसे हम अलग से सेपरेट वीडियो में देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं कि सैन जोस की राजधानी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोस्टा रिका। अगर अदर ऑप्शन की बात करें, ए ऑप्शन की बात करें, तो रोमानिया किसकी राजधानी है? ये है बुखारेस्ट की। साइप्रस किसकी राजधानी है? यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये साइप्रस राजधानी है निकोशिया की। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करें सेनेगल की, तो सेनेगल किसकी राजधानी है? डकार की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भविष्य के खाद्य संकट के लिए वैकल्पिक संसाधनों और ब्लू क्रांति के अग्रदूत हेतु निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सनहक शांति पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया था? ये देखिए, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विजय गुप्ता। अगर हम बात करें ब्लू क्रांति की यानी कि नीली क्रांति की, तो नीली क्रांति के जनक कौन है? ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा हुआ भी है एग्जाम में। हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन। कौन से हैं? हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये मछली से संबंधित है। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बनते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के जनक कौन है? ये हैं MS स्वामीनाथन। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है कि व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि दुग्ध क्रांति के जनक कौन है? तो ये है वर्गीज कुरियन। तो इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन क्या है? ग्रेगर जोहान मेंडल निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आनुवंशिक लक्षणों की विरासत के नियम से संबंधित है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए के, तो प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक कौन है? इसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा योहानेस गुटेनबर्ग, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रह्मांडीय विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था एडविन हब्बल ने। अब आवर्त सारणी के बारे में सभी जानते हैं, इसका वर्गीकरण किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था, जो एक रूसी केमिस्ट थे। उसके बाद हेनरी मोजले आधुनिक आवर्त सारणी बनाए थे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? महेंद्र सिंह धोनी IPL 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी टीम का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका आंसर आई होप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई सुपर किंग। अगर हम बात करें चेन्नई सुपर किंग की, तो चेन्नई सुपर किंग ने अभी तक 3 बार IPL जीता है, इंडियन प्रीमियर लीग 3 बार जीता है। कब कब जीता है? तो ये जीता है 2013 में, 15 में और 17 में, ठीक है। अगर हम बात करें 2016 के IPL की, तो 2016 के IPL में कौन जीता था? इसमें जीता था सनराइजर हैदराबाद, ठीक है। कप्तान कौन थे? केन विलियमसन। और किसे हराया था? ये हराया था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान कौन है? सभी जानते हैं, विराट कोहली। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है? 20वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है?
इसका भी आंसर सभी जानते हैं, चार्ल्स डार्विन। जेम्स वाट के बारे में सभी जानते हैं, जो कि भाप इंजन का यानी कि वाष्प इंजन का आविष्कार किए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक द एसेंशियल गांधी के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महात्मा गांधी। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, रामचंद्र गुहा की, तो इसका प्रमुख पुस्तक कौन सा है? इसका प्रमुख पुस्तक है इंडिया आफ्टर गांधी और गांधी बिफोर इंडिया। उसके बाद अगर हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी एक फेमस पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सभी जानते हैं। उसके बाद महादेव देसाई की भी एक फेमस बुक है, कौन सी है? गीता अकॉर्डिंग टू गांधी, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मेन पुस्तक भारत के निम्नलिखित लेखकों में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनार्दन ठाकुर ने। अब बात आ रही है प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा कौन कौन सी बुक लिखी गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम वॉरियर सभी को पता है, ज्योति पुंज ये भी पता है, लेकिन 2020 में रिसेंट में एक पुस्तक इन्होंने लिखी हुई है, उस पुस्तक का क्या नाम है? कर्म योद्धा ग्रंथ, ये याद रखिएगा, कर्म योद्धा ग्रंथ। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 24, नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं हमेशा प्रधानमंत्री, यानी कि नरेंद्र मोदी हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। अगर हम बात करें नीति आयोग की, तो ये 1 जनवरी 2015 को बना योजना आयोग के स्थान पर। ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है नीति आयोग। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो एग्जाम का पार्ट बन सकता है उसे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो थे यही नरेंद्र मोदी, और उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया प्रथम उपाध्यक्ष थे। और अभी कौन है? अभी हैं राजीव कुमार। ठीक है, अगर बात करें हम पहले सीईओ की, तो प्रथम सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर, याद रखिएगा, सिंधु श्री खुल्लर। उसके बाद अगर हम बात करें कि वर्तमान सीईओ कौन है, तो वर्तमान में है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत तो वर्तमान है, और पहले कौन है? सिंधु श्री खुल्लर। उसके बाद अगर हम बात करें कि पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और वर्तमान है राजीव कुमार। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, वित्त मंत्री की बात करें, तो अभी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। और निर्मला सीतारमण अभी अगर हम करंट से कोरिलेट करें तो ये क्यों फेमस है? फोर्ब्स के अनुसार 100 मोस्ट पावरफुल लेडी में 34वें स्थान पर थे। कौन? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अगर गृह मंत्री की बात करें तो गृह मंत्री कौन है? अभी गृह मंत्री हैं अमित शाह, जिनका कंस्टिट्यूएंसी यानी कि निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? इनका निर्वाचन क्षेत्र है गांधीनगर, ये याद रखिएगा। अगर भारत के उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। और एक फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय संरचना में सबसे ऊंची स्थान निम्न में से क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आई होप सभी को पता होगा, इसका है जिला परिषद। अगर हम पंचायती राज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर से शुरू किया गया था। ठीक है, और 24 अप्रैल, याद रखिएगा ये डेट, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, अप्रैल को। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन से संविधान संशोधन से, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर, ऊपरी सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो अभी अभी हमने बताया था किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू।
एम वेंकैया नायडू। और एम वेंकैया नायडू एक करंट अफेयर का क्वेश्चन इससे बनता है। अगर हम बात करें कोमोरोस, कोमोरोस पता होगा, कोमोरोस, कोमोरोस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से सम्मानित किया गया था एम वेंकैया नायडू को, जो कि करंट अफेयर का पार्ट बनता है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, चिल्का, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? आई होप ये भी सभी जानते होंगे, ओडिशा में है, जिसे लैगून झील के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगर हम ओडिशा की ही बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, और नवीन पटनायक को पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा था। अगर हम बात करें केरल की तो केरल को साइलेंट वैली बोला जाता है। कर्नाटक की बात करें बंगलौर की तो इसे सिलिकॉन वैली बोला जाता है। साथ ही साथ यहाँ के इसरो का हेडक्वार्टर भी कर्नाटक में है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, भारत का संविधान मूल रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22। इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रारंभ में, यानी कि जब संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जिसमें पारित हुआ था, उस समय कितने भाग थे? उस समय भी 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन अभी कितने हैं? अभी अगर वर्तमान समय में हम देखें तो 25 भाग हैं, 25 भाग हैं और 448 अनुच्छेद, कहीं कहीं 50 भी दिया हुआ है, तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद फिर 12 अनुसूचियां हैं, पहले 8 थीं, 4 इंक्रीज हो गई, तो टोटल कितने हो गए? टोटल 12 हो गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, झारखंड की निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है? तो दिए गए ऑप्शन में से तो हो जाएगा हजारीबाग, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस है कोडरमा, सभी जानते हैं। तो ये हजारीबाग के अलावा कोडरमा गिरिडीह में विश्व विख्यात व्यापारिक केंद्र है। यहाँ हाई क्वालिटी का माइका पाया जाता है। ये तीनों जगह पे, कहाँ कहाँ? कोडरमा में, हजारीबाग में और गिरिडीह में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 30 कौन सा है? भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लंदन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, चौरी चौरा तहसील कौन से जिले में है जहां नाराज भीड़ ने स्थानीय पुलिस थाने को आग लगाया था? तो आई होप इसका भी करेक्ट आंसर सभी को पता होगा, गोरखपुर, जो कि 1922 में हुआ था ये चौरा चौरी हत्याकांड। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या सीमा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 500। अगर हम बात करें न्यूनतम, तो न्यूनतम कितना हो जाएगा? न्यूनतम 60 है, लेकिन कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है? अगर हम बात करें गोवा की तो गोवा में है 40, मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में है 40, सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में कितना है? सिक्किम में है 32 और पांडिचेरी में, यानी कि पुदुचेरी में है 30। तो ये अपवाद है जो कि 60 से कम नहीं हो सकता, और ये संसद के अधिनियम द्वारा पारित किया गया था, इसलिए ये 60 से कम है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1975 में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा करने वाले नेता निम्नलिखित में कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंदिरा गांधी। अगर इंदिरा गांधी की बात करें तो 1971 में भारत रत्न दिया गया था इंदिरा गांधी को। ठीक है। और 1984 में इनकी हत्या हो गई थी, और इन्होंने इमरजेंसी कब लगाया था? याद रखिएगा, डेट पूछ लेता है, 25 जून 1975 को, तो ये डेट याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार राज्य के वित्त मंत्री का नाम बताइए। तो राज्य के वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली थे, लेकिन इनका निधन हो गया 2019 में। कब हुआ? 24 अगस्त 2019 को इनका निधन हो गया। अब सवाल ये बनता है कि वर्तमान में कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
35 नंबर का, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्योहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाती हैं और आसपास के पहाड़ी नदी को भेंट करती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टूसू पर्व। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, पांचवी पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित में से कौन से केंद्रित दो उद्देश्य थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और याद रखिएगा इसका समयावधि निर्धारित किया गया था 1974 से 1979, लेकिन कुछ कारणों से एक साल घटा दिया गया था और ये जो सेशन था ये 78 तक ही चला था, यानी कि ये पांचवी पंचवर्षीय योजना सिर्फ 4 वर्ष चला था। तो ये याद रखिएगा। और मेन क्या याद रखना है कि गरीबी हटाओ का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें 37 नंबर क्वेश्चन की, तो झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? ये सभी जानते हैं, प्राइम कोकिंग कोल, यानी कि डी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें अदर ऑप्शन की, लौह अयस्क की, तो लौह अयस्क का सबसे बड़ा खान नोवा मुंडी का खान है। और उसके बाद अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन लोहरदगा में होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तांबा की, तो तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? घाटशिला, सिंहभूम के घाटशिला में। और घाटशिला में ही तांबा उद्योग भी है जो कि 1938 में स्थापित किया गया था, ठीक है, कहाँ पर? घाटशिला में। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुड़ुख धर्म के नाम से जाना गया था? यह था शब्द कुड़ुख या उरांव का मूल धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ताना भगत आंदोलन। अब बात ये आती है कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1914 से। अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें खेरवार आंदोलन की, तो खेरवार आंदोलन कब हुआ था? 1874, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? भागीरथ मांझी, सभी जानते हैं। उसके बाद उलगुलान की अगर बात करें तो इसका समयावधि क्या था? 1999 से 1900, तो ये याद रखिएगा। उलगुलान का अर्थ होता है विद्रोह। उसके बाद अगर तमाड़ या तमाड़ की बात करें तो तमाड़ विद्रोह का ड्यूरेशन क्या था? 1782 से 1821, 1782 से 1821, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, चलिए ये हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं हम 39 क्वेश्चन की, तो झारखंड के धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो ये संबंधित है धातु से। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की खुदाई से धोकरा क्राफ्ट की वस्तुएं मिली थी, ये याद रखिएगा। और ये दुमका जिले के सिकरीपारा और खूंटी के बाजार तल्लई नामक स्थानों पर काफ़ी प्रसिद्ध है, क्या? धोकरा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था? तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना दिया गया था, ठीक है। इसका ऑप्शन है 12%, 22.50%, उसके बाद 30%, 50%। इसे आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, यानी कि यहाँ से साइंस का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो 41 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नीचे दी गई अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मीथेन गैस और क्लोरीन गैस सनलाइट यानी कि सूर्य प्रकाश में अभिक्रिया करके HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और CH3Cl बनाते हैं। अब हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे मीथेन और यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन डिस्प्लेस होके और यहाँ पे बना रहे हैं HCl। इसी कारण से इसे कहते हैं क्या? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन कि ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पेयजल में नाइट्रेट का उच्च स्तर का होना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
43 नंबर, भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? क्योंकि कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन भारी पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं और एक अवक्षेप बनाते हैं, यानी कि प्रेसिपिटेट बनाते हैं। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? ये एक ठोस पदार्थ होता है जो कि कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन भारी पानी यानी D2O डिट्यूरियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं और एक प्रेसिपिटेट बनाते हैं, एक ठोस पदार्थ बनाते हैं, जिसके कारण कपड़ा ठीक से साफ नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, द्रव्यमान m1 के एक पिंड A और द्रव्यमान m2 के एक पिंड B जिनके वेग क्रमशः v1 तथा v2 हैं की बराबर गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, उनके मोमेंटम p1 तथा p2 के बीच में क्या संबंध होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, P1/P2 इक्वल टू √m1/m2, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, कैक्टस की कुछ किस्मों में तने का कौन सा भाग पानी की उपलब्धता के आधार पर तने के बढ़ने और सिकुड़ने में मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिब्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl विलयन का pH स्वभाव क्या होता है? अब सभी सोच रहे होंगे कि क्षारीय, लेकिन क्षारीय इसका करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर है न्यूट्रल। हाँ बिल्कुल, ये उदासीन होता है, ये न्यूट्रल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि बी। अब याद रखना है कि इसका pH वैल्यू होता है 7, और जो 7 से ज़्यादा होता है वो होता है क्षारीय, और जो 7 से कम pH वैल्यू होता है वो होता है अम्लीय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर, अधिकतर लाउड स्पीकर के कुछ कैबिनेट के अंदर ड्राइव्स लगे क्यों होते हैं? क्यों लगे होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हानिकारक हस्तक्षेप को रोकने के लिए, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर, उन विशिष्ट लक्षणों की पहचान कीजिए जो मनुष्य के 4 कक्षीय दिल से जुड़ी हुई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त से ऑक्सीजनहीन रक्त को अलग करती है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर, चॉकलेट बनाने में प्रयुक्त ठोस कोको में कौन सा रसायन दिखाई नहीं पड़ता है? तो कौन सा दिखाई नहीं पड़ता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी ट्राइक्लोरोइथेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर, 2 विलियन, एक विलियन जिसका pH वैल्यू 1, मात्रा कितना है 100 मिलीलीटर, और एक अन्य विलियन है जिसका pH वैल्यू है 2 और मात्रा है 200 मिलीलीटर, एक साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण के परिणामी pH ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर, क्रॉसुलेशन अम्ल उपापचयन की कौन सी विक्रिया से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन स्थिरीकरण प्रक्रिया। अब उसके बाद बात करते हैं 52 नंबर का। 52 नंबर क्या है? पावर के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है? ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, ये गलत है, ये नहीं होता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, यदि पृथ्वी के द्रव्यमान में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो किसी वस्तु का भार परिवर्तन प्रतिशत कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 20% की बढ़ोतरी होगी। 54 की अगर बात करें तो मानव शरीर में खाद्य वसा का पाचन अधिकतर कहाँ होता है? तो अधिकतर कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आंत में, इंटेस्टाइन में। अब उसके बाद देखते हैं 55 नंबर, विश्व की सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप ALMA कहाँ स्थापित की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चिली का अटाकामा रेगिस्तान, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 56, सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर निम्न में से कौन सा गैस विमुक्त होती है? कौन सा गैस विमुक्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CO2, यानी कि ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 57, नीला जीन्स का नीला रंग किस डाई के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडिगो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक उत्प्रेरक प्रतिक्रिया के दर में किस प्रकार वृद्धि करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संक्रियण ऊर्जा अवरोध को कम करके। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, 2 ओम 3 ओम को किस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है? यानी कि 2 ओम 2 रहेंगे रेजिस्टेंस और एक 3 ओम का रेजिस्टेंस रहेगा, तो इसे हम किस सीरीज में लगा सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 ओम और फिर से 2 ओम समांतर में, पैरेलल में, और ये सीरीज में 3 ओम सीरीज में, इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 59 का ए। उसके बाद हम 60 का अगर बात करें तो 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाए? उपकरण ग्रंथि क्या कार्य करता है, मतलब क्या कार्य है इसका? तो इसका क्या कार्य है? ये स्लाइवा स्रावित करती है, यानी कि 60 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से हम लोगों ने साइंस का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, जहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो 61 नंबर क्वेश्चन में निकालना है एक्स का वैल्यू। अब यहाँ पे अंडर रूट 676 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 26, और अंडर रूट 324 का वैल्यू हो जाएगा 18, और यहाँ पे दिया हुआ है अंडर रूट एक्स इंटू 4। अब जब इसे हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 44, और जब काटेंगे इधर तो 11 बार में कट जाएगा, यानी कि अंडर रूट एक्स का वैल्यू आ गया 11, और अंडर रूट एक्स का वैल्यू अगर 11 आ गया है तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए ये अंडर रूट इधर आ जाएगा, तो कितना? ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 121। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 121। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। एक कक्षा में कुछ निश्चित संख्या के छात्र थे। हर एक छात्र उतने रुपये योगदान देता है जितना कि उस कक्षा में छात्र थे। कुल योगदान कितना है? 5476। तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र थे? तो ऐसे क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए करेंगे क्या कि ये जो 5476 जो दिया हुआ है इसका निकालेंगे अंडर रूट। अंडर रूट कैसे निकालते हैं? तो ये जो लास्ट वाला संख्या किस किस में आता है? 6 छक 36 और 4 छके 16 में। अब हम लास्ट से पेयर लगाएंगे तो ये 54 बचा। तो 54 किसके बीच आएगा? 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 सत्ते 56, ज़्यादा आ जा रहा है, अंदर में कम है। जब अंदर में कम होता है तो यहाँ कम वाला वैल्यू लेते हैं। 8 तो होगा नहीं, यहाँ पे 8 तो होगा नहीं, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है, जो कि 54 से ज़्यादा है, कम वाला ही लेना होगा, यानी कि 7 फिक्स है। और यहाँ चूँकि कम है, 56 से कम यहाँ 54 है, तो हम यहाँ कम वाला वैल्यू लेंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा 74। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का। अब नेक्स्ट देखते हैं 63। 63 में सीरीज़ का क्वेश्चन है, जिसमें नेक्स्ट फाइंड आउट करना है। तो इसमें करेंगे क्या? अब हम सीरीज़ फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ देखिए कि 3 में 2 से गुना करके और 3 जोड़ दिया है, तो 3 दूनी 6 और 3 9। अब 9 में भी 2 से गुना करके और 3 जोड़ दिया है, 9 दूनी 18, 3 21। अब 21 में 2 से गुना करके 3 जोड़ दिया है, ऐसा सीरीज चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 189 में भी 2 से गुना करके और 3 जोड़ा गया है, यानी कि 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 1 17 7, 2 और 1 3, और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 381, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 64। 64 में हम क्या करेंगे? ए, बी और सी तीनों का वैल्यू हम पुट करेंगे एक एक करके देखते हैं। ये ऑप्शन से बनाना काफ़ी इजी होता है वैल्यू पुटिंग से। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ए बी सी तीनों का वैल्यू हम एक पुट करेंगे। तो कैसे हो जाएगा? एक का स्क्वायर एक, यहाँ भी एक, और एक से एक को गुणा करेंगे तो 2। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, और यहाँ भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सभी का वैल्यू 2 2 2 2 आ रहा है, यानी कि टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 8,
2 2 2 और 2, यानी कि 4 बार 2 8 आ गया। अब हम देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में ए बी और सी तीनों का वैल्यू एक एक पुट करने के बाद 8 आता है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन अगर हम चेक करते हैं तो 1 1 2 2 2, यानी 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि पहले ही ऑप्शन में हमको 8 मिल जा रहा है। तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और आपको पता होगा कि इसके ए और बी दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस अगर एक आ जाता है तब हम 1/x आसानी से साइन को चेंज करके निकाल देते हैं। तो देखिए 7 4 चौके 16 48, ये दोनों का डिफरेंस कितना आ जा रहा है, एक आ जा रहा है। तो हम बड़े ही आसानी से एक्स का वैल्यू तो दिया हुआ है कितना, 7 - 4√3, और हम 1/x का भी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं 7, बस साइन को चेक कर देना है चेंज। ठीक है, तो साइन को कर दिया चेंज, तो ये वैल्यू आ जाता है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है x + 1/x का होल स्क्वायर -2। अब इसका हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कैसे, अभी हमने निकाला था ये 7 माइनस हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि दिया हुआ x का वैल्यू। तो x का वैल्यू सबसे पहले पुट करते हैं, ये कर दिया। अब 1/x का वैल्यू बस साइन चेंज कर देना है, तो माइनस है तो यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये √3। अब ये माइनस में ये प्लस में, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, और -2 भी था फॉर्मूला में, तो और ये टोटल क्या था, स्क्वायर था, है ना, ये स्क्वायर था, तो स्क्वायर था तो कितना हो गया था, एक बार फिर देख लेते हैं। ये है इतना, उसके बाद फिर था कितना, 7 + 4√3 का होल स्क्वायर -2। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, और 7 7 14, और 14 का स्क्वायर हो गया 196, और 2 हो गया माइनस, तो कितना निकल गया 194, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 66 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक वृत्ताकार मैदान का अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या 80 मीटर है, एक वृत्त चाप केंद्र पर 126 डिग्री कोण सबटेंड करता बनाता है, इस भाग पर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल्स लगवाने का लागत कितनी आएगी। तो कितनी आएगी, बड़े आसानी से इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है कि 126 डिग्री का यहाँ पे जो चाप है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और क्षेत्रफल निकलेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि टाइल्स लगाने का प्राइस कितना आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है चाप का, तो πr², यानी कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, और जितना दिया हुआ है जो एंगल बना रहा है, तो एंगल कितना बना रहा है 126 डिग्री, और फिर 360 डिग्री नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे r का वैल्यू भी पुट करना होगा, तो चलिए पुट करते हैं। तो पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, और r का वैल्यू दिया हुआ यानी कि अर्धव्यास मतलब त्रिज्या हो गया ये 80 × 80। ठीक है, और उसके बाद फिर एंगल कितना दिया हुआ है 126 डिग्री, 126 डिग्री, और नीचे में कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब इसे काट देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं। अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम कर सकते हैं कि इसको हम 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8 और 4 9 36। अब ये 9 से कट जाएगा, 9 के 9, 9 दूनी 9 चौके 36, यानी कि 4 बार में कटेगा। अब इसको काट देते हैं 2 से, ये 2 बार में कट जाएगा, 7 दूनी 14। अब ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 8 चौके 32, यानी कि 320 को करेंगे 22 से गुना, 320 को करेंगे 22 से गुना, तो 320 को 22 से जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 740 आ जाएगा। अब ये हमारा निकल गया क्षेत्रफल, इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल गया। अब 1 वर्ग मीटर में 5 रुपये का टाइल्स लगवाने का कीमत है, दर है, तो इसको हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा
5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 ये हो जाएगा 2 और 7 5 35 और 2 37, सॉरी 7 5 35 35 हो जाएगा, यहाँ पे 20 पूरा टोटल हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब उसके बाद देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। एक कंपनी अपने सेल्समैनों के लिए सेल्स कमीशन बढ़ाकर 4% से 5% कर देती है, किंतु व्यक्ति की आमदनी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सेल्स की मात्रा का स्तर कितना कम हो गया है? तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे कि X% वाला जो कमीशन है उसमें हम सेल्स की मात्रा मान लेते हैं X और इसका मान लेते हैं Y, ठीक है। और दोनों के आमदनी में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि दोनों बराबर होंगे, तो हम क्या करेंगे कि 4% इंटू X इक्वल टू 5% इंटू Y। अब ये प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से Y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, Y का, तो ये इधर आ जाएगा 4Y5 हो जाएगा, 4Y5 और ये क्या था X था, यानी कि Y का वैल्यू कितना हो गया 4Y5 X हो गया, ठीक है। Y का वैल्यू कितना हो गया 4Y5 X। अब इसको हम अगर पॉइंट में निकाल लेंगे तो 0.8x हो जाएगा। अब ये Y का सेल है और यहाँ X का सेल, यही दोनों के मात्रा का स्तर कितना कम हो गया है, तो क्या करेंगे X और Y दोनों का डिफरेंस हम निकाल लेंगे, तो इसे पता चल जाएगा कि सेल्स की मात्रा में कितनी कमी आई है, ठीक है। तो X में क्या घटा देंगे, Y का वैल्यू कितना आया था, इसका वैल्यू आया था 0.8x, ठीक है। तो कितना आ गया 0.2x, ठीक है, ये डिफरेंस आ गया। अब ये डिफरेंस पूछ रहा है प्रतिशत में, तो 0.2x कितना पे x से, आधार तो x था, अब उसके बाद 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इससे निकल जाएगा प्रतिशत। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 दशमलव के बदले 1 0 कैंसिल, यानी कि 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ये दिया हुआ है और ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो बड़ा इजी है। कैसे, m का पावर n इक्वल टू 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। तो m का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना निकल गया है, m का वैल्यू आपका निकल गया यहाँ पे 11 और n का वैल्यू निकल गया है 2। अब क्या करेंगे, इसमें कर देंगे पुट। अब m का वैल्यू कितना है 11, तो 11 माइनस 1 10 और n का वैल्यू कितना है, देखिए 2 है, 2 और 1 3, यानी 10 की पावर 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। 2 संकेंद्रित वृत्ताकार चक्र की आंतरिक और बाह्य परिधियाँ क्रमशः 264 मीटर और 352 मीटर हैं। चक्र की चौड़ाई क्या होगी? तो यहाँ पे परिधि दिया हुआ है 2 वृत्त का। अब ये 2 वृत्त कैसे है, ये एक वृत्त है और दूसरा एक वृत्त है इसके अंदर, छोटा सा वृत्त। अब ये जो चौड़ाई है ना बीच में, इसी चौड़ाई का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसे हम क्या करेंगे कि सबसे पहला ये बड़ा वाला का दिया हुआ 352 और छोटा का दिया हुआ 364। अब क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस यानी कि 2 पाई r, इसको r2 मान लेते हैं और इसको 2 पाई r1 मान लेते हैं। 2 पाई क्या हो जाएगा, 2 पाई निकल जाएगा कॉमन, ये 2 पाई कॉमन निकल जाएगा और r2 माइनस r1। अब इसी पे हम पुट कर देंगे, तो इससे पता क्या चल जाएगा, r का वैल्यू पता चल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, तो 2 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। अब उसके बाद r2 माइनस r1 यही चौड़ाई बचेगा और इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ कितना रहेगा, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 352 माइनस 264, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 88, यानी दोनों का डिफरेंस कितना है 88 है। अब काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, ये देखिए कट जाएगा, 22 दूनी 44, 2 बार में कट जाएगा और ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी r2 माइनस r1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 मीटर और यही आंसर है, 14 मीटर विल बी द आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन।
एक वृत्ताकार मैदान में 180 मीटर लंबाई और 120 मीटर चौड़ाई का आयताकार टैंक है। यदि आयताकार टैंक के चारों ओर के वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 40,000 मीटर स्क्वायर है तो मैदान का परिधि कितना होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि एक वृत्ताकार मैदान है और इसके अंदर एक आयताकार टैंक रखा हुआ है। ये रहा आयताकार टैंक, और ये आयताकार टैंक के चारों ओर का जो एरिया है, ये जो एरिया बच गया है, ठीक है, इसका टोटल क्षेत्रफल दिया हुआ है 40,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इसका लंबाई और चौड़ाई 180 और 120। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। और चूंकि ये जो किनारे में क्षेत्रफल है टोटल 40,000 मीटर स्क्वायर, ये दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करने के साथ ही ये टोटल वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और जब टोटल वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो 2πr स्क्वायर से इक्वेट करके हम r का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और r का जब वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा तो उसके बाद हम आसानी से 2πr में r का वैल्यू पुट करके और परिधि निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, आयताकार टैंक का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 180 इंटू 120, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 96, 6 और 9 21, यानी कितना हो जाएगा, ये किसका निकला, ये आयताकार टैंक का निकला। और जो बाहरी है ये दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर देंगे तो इससे टोटल वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो टोटल ऐड अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 यहाँ पे, यानी कि 61,600, ठीक है। तो कितना निकल गया, तो 40,000, ये रहा 40,000। और अभी हमने फाइंड आउट किया था, ये दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है ये। और यही वृत्त का क्षेत्रफल है। अब इसको हम इक्वेट कर देंगे πr स्क्वायर से। तो पाई का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो चलिए 22/7 इंटू r स्क्वायर इक्वल टू 61600। अब इसको हम काटते हैं डायरेक्ट 22 से, तो कितना बार में कटेगा, 22 दूनी 44, बच गए 17, 76, ये 8 बार में। और ये जो 7 है ये इधर आ जाएगा, और ये जो 00 है ये तो रहेगा ही। तो हम कह सकते हैं कि r स्क्वायर का वैल्यू 28 इंटू 700, ठीक है, यानी r स्क्वायर का वैल्यू 28 इंटू 700, ठीक है। अब इसको हम पेयर में बना लेते हैं। ऐसा करते हैं 7 गुने 7 गुने 4 गुने 100 तोड़ लिए हैं। और r का वैल्यू निकाल लेते हैं अंडर रूट लगा के, ठीक है, ये अंडर रूट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पेयर मिल गया सबका, इसका 2, 7 और 10, 2, 7 और 10, तो 7 दूनी 14, 140 मीटर क्या निकल गया, r निकल गया। यानी कि यहाँ पे जो त्रिज्या का वैल्यू है वो 140 मीटर निकल कर आ गया। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, 2πr में वैल्यू को कर देंगे पुट, 2πr यानी कि 2 22/7, और r का वैल्यू हमारे पास कितना है 140 मीटर। इसको हम काट देते हैं, 7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 880। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 70 का आंसर हो जाएगा 880। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये सीरीज़ का क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन। 4 के बाद 10 और उसके बाद x का वैल्यू निकालना है, और ये चेंज होते जा रहा है। अब ये मल्टीपल है, किसी का मल्टीपल है, ये आपको समझना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ रहे हैं लगातार। तो देखिए 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो 10 हो जाए। तो ऐसा करते हैं कि 2/5 करके देखते हैं, नहीं 5/2, ठीक है। 5/2 कर दिए तो कितना आ गया, 10 आ जा रहा है, यानी कि 2.5 है ना। अब ऐसा करते हैं कि जब 2.5 मिला है तो 3 ही होगा। तो चेक करते हैं कि 10 में 3 से गुना करेंगे 30, ऑप्शन में भी है लेकिन आगे भी चेक करते हैं। तो आधा बड़ा है 3, अब 3.5 भी करके देखते हैं। तो अब हमारे पास 3 है, और 3 में अगर हम 3.5 करते हैं यानी 3.5/2 है ना, यानी कि 7/2 हो जाएगा, ये 7/2 हो जाएगा। और जब काटेंगे तो 15, 105 आ रहा है, यानी कि बिल्कुल ये पैटर्न काम कर रहा है। तो हम 4 को कितना से गुना करेंगे, 0.5 से 25 से
0.25 से, और 10 को कितना से गुना कर देंगे, आधा बढ़ जाएगा यानी कि 3 से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। एक वृत्त से 150 डिग्री के कोण का एक भाग काटकर निकाला जाता है और काटकर निकाले गए भाग का क्षेत्रफल कितना है, 25/2 वर्ग सेंटीमीटर है। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बड़ा ही आसान है, कैसे देखिए 150 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल में टोटल एक केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बन जाता है, 360 डिग्री का। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, 360 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो 1 डिग्री का जब हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या करेंगे, ये डिवाइड में आ जाएगा, 150 इधर आ जाएगा, और जब हम 360 का निकालेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी कि 25 × 360/2 × 150, ठीक है। तो 25 × 360/2 × 150, ठीक है। अब करेंगे क्या, इसको हम काट देते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से काटते हैं, 25 25 और 5 3 15। अब ये 3 से कट जाएगा 12 बार में, और ये कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। सॉरी 6 बार में कट जाएगा, ठीक है, 6 बार में कट गया। इस तरीके से यहाँ से 5 और यहाँ 6, यानी कि 6 5 30। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली करना क्या था कि ये जो 150 था, तो 150 का वैल्यू दिया हुआ था 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस तरीके से 360 डिग्री का वैल्यू निकालना था। तो 360 डिग्री का वैल्यू जब हम निकाल लेते हैं तो कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। एक क्यूब यानी कि घन का बॉडी का डायगोनल यानी विकर्ण 3 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन और तल का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो क्यूब है, ये क्यूब जो दिया हुआ है, इसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3 × a, यानी कि भुजा, और इसे का वैल्यू दिया हुआ है 3√3। तो ये कट जाएगा, यानी a का वैल्यू कितना निकल गया, 3 निकल गया। अगर हमारे एक भुजा का वैल्यू 3 निकल गया तो हम बड़े ही आसानी से क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे और आयतन भी निकाल लेंगे। तो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम आयतन निकालते हैं, और क्यूब का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, और भुजा का वैल्यू कितना था 3, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और 27 यहाँ ऑप्शन में ए में दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे अब निकालना है क्षेत्रफल भी, और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 6a², 6 भुजा स्क्वायर। तो 3 3 9 6 54। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 27 घन सेंटीमीटर और 54 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, और 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक शंकु, एक गोलार्ध और एक सिलेंडर यानी कि ये बेलन एक समकक्ष आधार पर खड़े हैं और उनकी ऊंचाई समान है। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रदत्त त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है, यानी कि आर और एच दोनों ही बराबर है, और एक ही आधार पे तीनों हैं, ठीक है, एक ही आधार पे तीनों हैं। तो इसे हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले शंकु का फार्मूला क्या होता है, 1/3 πr² h, ठीक है, πr² h, r भी सेम है और h भी सेम है, तो बराबर ले सकते हैं, अनुपात हो जाएगा। गोलार्ध का क्या होता है, 4/3 πr³, यही r³ हो जाएगा। और उसके बाद सिलेंडर यानी कि बेलन का कितना होता है, πr² h, ठीक है, यानी यहाँ पे भी r² h, h भी r² है और h भी r के बराबर है, यानी r³ हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या क्या कट जाएगा, πr² h, यहाँ पे एक और r होगा, तो यहाँ से ये कट गया, ये देखिए ये कट गया, ये देखिए पूरा ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ है 1/3
3/4 और 1। अब इसका हम अनुपात निकाल लेंगे। क्या क्या है? 1/3, 4/3 और 1। ये तीनों का अनुपात हम निकाल लेंगे अच्छे से सॉल्व करके। 1/3, 4/3 और 1। 1/3, 4/3 और 1 निकालने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम ले लेंगे तीनों का। तो 3 3 कट जाएगा 1। ठीक है, ये कितना था? 2 था ना? अच्छा 4, सॉरी ये 2 था, तो ये 2 हो जाएगा। तो 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तीनों के फॉर्मूला हम पुट करेंगे। याद रखिएगा गोलार्ध का फॉर्मूला होता है 2/3 πr³। वहाँ गलती से हमने 4 लिख दिया था, तो ये याद रखिएगा। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो गए। दी गई आकृति में 4 छवियाँ दी गई हैं, जिनमें से एक के अलावा शेष एक पैटर्न का अनुसरण करती हैं। उस छवि को ज्ञात कीजिए जो विषम है। अब सभी फिगर में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सभी का जो किनारा है ना, ये किनारा ये अंदर की ओर है। ये देखिए, इसमें भी अंदर की ओर है, इसमें भी अंदर की ओर है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 ये बाहर की ओर है, इसलिए विषम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। हरीश यास्मीन का भाई है। ये जो हरीश है ना, ये भाई है किसका? यास्मीन का। ठीक है, यास्मीन का भाई है, इसको वाई मान लेते हैं। यास्मीन का भाई है। अब उसके बाद यास्मीन के 2 पुत्र हैं, एक तो सीवा है और दूसरा क्या है? नकुल है ना। ये दोनों ही पुत्र हैं, तो प्लस का साइन लगा लेते हैं। ये दोनों पुत्र हैं। अच्छा, कैलाश शिवा के भाई का पिता है। शिवा के भाई नकुल का पिता है। कौन है? कैलाश के। अगर के पिता है और इसके 2 बेटे हैं, तो ये कहीं ना कहीं माता होंगी, तभी तो उसके 2 बेटे हैं, तो ये माता हो जाएंगी। तो और ये दोनों हो जाएंगे पति पत्नी। अब पूछ क्या रहा है कि कैलाश का हरीश के साथ क्या संबंध है। ठीक है, अब ये जो हरीश है ये कैलाश को क्या कहेगा? तो ये क्या है? ये दोनों भाई बहन हैं। ठीक है, और बहन के पति को क्या बोलते हैं? बहनोई या जीजा बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। और 77 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 4 के तुरंत बाद कितनी बार आता है? ठीक है, 5 4 के तुरंत बाद कितनी बार आता है? तो 4 के तुरंत बाद 5 यहाँ आ रहा है, 4 के तुरंत बाद 5 यहाँ आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। कुछ मित्र एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। उनमें से एक महेश है और महेश के दाईं ओर 9 लोग बैठे हैं। कुल कितने लोग होंगे? तो ऐसे भी आसान से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब गोलाकार मेज है और ये महेश है, और महेश के दाईं ओर ये महेश है और महेश के दाईं ओर 9 लोग बैठे हैं। तो एक खुद एक महेश है और 9 लोग हैं, तो टोटल कितने हो गए? 10 लोग हो गए। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन मैथ्स का है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है और समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दुगना है। समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुनी चौड़ाई। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि आधार ऊंचाई से दुगना है। अगर ऊंचाई हम x मानते हैं तो आधार यानी कि बेस कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और यही दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है? 98 के बराबर होता है। अब काटेंगे कितना बार में कट जाएगा? ये कट जाएगा 2 चौके 8, 2 चौके 8 9 49, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 49, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, और यही एक्स ऊंचाई है, यही एक्स ऊंचाई है, तो एक्स का वैल्यू कितना निकल गया? एक्स यानी कि एच का वैल्यू 7 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। एक समलंबाकार यानी कि ट्रापीजियम आकार का है। नहर की ऊपरी भाग 10 मीटर चौड़ी और निचली भाग 6 मीटर चौड़ी है। यदि नहर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है
तो नहर की गहराई कितनी होगी। गहराई मतलब कि एच निकालना है। अब समलम कैसा दिखता है, ये रहा समलम का आकार। अब ये 10 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, एच पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल टोटल दिया हुआ है, तो बड़े ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार का योग। अब ये 6 है और ये 10 है, तो आधार का योग हम निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लेंगे नहीं बल्कि दिया हुआ है, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, और एच पता नहीं है और वही एच को फाइंड आउट करना है। और ये क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 480 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो कितना बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 8। ठीक है, काटेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये 8 फिर यहाँ काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 8 6 48, यानी कि 60 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। और 81 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दी गई छवि में 4 आकृतियाँ दी गई हैं, किस मामले में आकृति को 2 समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब देखिए, इसको समान विभाजित नहीं कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2, जिसको हम बी से काटेंगे तो बराबर बराबर भाग में कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि सुधाकर के पास 13 फूल हैं, वह प्रतिदिन सुबह मंदिर में 3 फूल चढ़ाता है और इसके बाद बाग में 2 फूल तोड़ता है। 3 चढ़ाता है और 2 तोड़ता है। ठीक है, मंदिर में चढ़ाने के लिए उसके पास 3 फूल किस दिन नहीं होंगे, यानी कि किस दिन 3 फूल से कम फूल बचेंगे। तो देखिए, इसको बड़े आसानी से और बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अब देखिए होगा क्या कि ये सबसे पहले क्या करेगा कि इसके पास 3 फूल ये तोड़ता है। ठीक है, सॉरी हाँ, 3 फूल चढ़ाता है और 2 फूल तोड़ता है। ठीक है, और टोटल फूल इसके पास है 13। अब इसको हम आसानी से देखते हैं। अब ये पहला दिन क्या करेगा, इसके पास 13 फूल है, 13 फूल में से ये 3 फूल तो चढ़ा दिया और 2 फूल तोड़ा। ठीक है, तो टोटल कितना बचा इसके पास, 12 फूल बचा पहला दिन। ठीक है, ये पहला दिन। उसी तरीके से अब 12 फूल बचा हुआ है, 12 फूल में से वो फिर से क्या करेगा, 3 फूल चढ़ा देगा और 2 फूल क्या करेगा, वो फिर से तोड़ेगा, तो कितना बचा, 11 बचा। ये हो गया दूसरा दिन। इसी तरीके से लगातार घटता जाएगा। अब 11 बचा हुआ है। ठीक है, दूसरा दिन 11 बचा हुआ है, 11 में से फिर 3 चढ़ाएगा और फिर 2 तोड़ेगा, तो कितना बच गया, फिर से 10 बचा। ये तीसरा दिन है। उसके बाद फिर 10 बचा हुआ है, 10 में से फिर 3 चढ़ा देगा और 2 तोड़ेगा, फिर कितना हो गया, 9 बचा। ठीक है, ये कितना, चौथा दिन है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा कि 9 फूल बचा हुआ है, 9 में से फिर 3 चढ़ाएगा और फिर 2 तोड़ेगा। अब कितना बचेगा इसके पास, 8 बचेगा। ये 5वां दिन है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 5वां दिन इसके पास कितना बचा हुआ, 8 फूल बचा हुआ है ना। 5वां दिन 8 फूल बचा हुआ है, 8 फूल। अब 8 में से क्या करेगा, फिर 3 चढ़ाएगा, 2 तोड़ेगा, कितना बच गया, 7 बच गया। ठीक है, और ये 6ठा दिन है ना। अब उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, अब 7 में से फिर 3 क्या करेगा, 3 चढ़ा देगा और 2 तोड़ेगा, फिर कितना बचा, 6। ये 7वां दिन है। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि 7वां दिन इसके पास 6 फूल बचा हुआ है। अब 6 में से फिर 3 चढ़ाएगा और 2 तोड़ लेगा, फिर कितना बचा, 5 बचा। 5 कौन सा दिन बचा है, 8वां दिन बचा हुआ है। ठीक है, 8वां दिन 5 बचा हुआ है। अब 5 में से फिर क्या करेगा, 3 चढ़ाएगा और 2 तोड़ लेगा, कितना बचा, 4। 4 कितना दिन, 9वां दिन बचा हुआ है। ठीक है, अब 9वां दिन 4 फूल बचा हुआ है। अब 10वां दिन क्या करेगा कि 3 चढ़ा देगा, 2 तोड़ लेगा। अब कितना बचा हुआ है इसके पास, 3 फूल 10वां दिन बचा हुआ है। अब 11वां दिन क्या होगा, 11वां दिन क्या करेगा ये कि 3 में से 3 को चढ़ा देगा और 2 तोड़ लेगा, यानी कि 11वां दिन इसके पास कितना फूल बच रहा है, मात्र 2 फूल बच रहा है। अब इसके पास 3 फूल नहीं बचा हुआ है, और यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि मंदिर में चढ़ाने के लिए उसके पास 3 फूल किस दिन नहीं होगी, तो किस दिन नहीं होगी, तो इसका 11वां दिन नहीं होगा, सॉरी 12वां दिन इसका नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 11वां दिन तो वो क्या कर लिया, 11वां दिन इसके पास 2 फूल बचा हुआ था। ठीक है ना,
2 फूल बचा हुआ था, तो वो 12वां दिन क्या करेगा कि 2 फूल में ये क्या करेगा कि 3 फूल कैसे चढ़ाएगा, अब तो चढ़ा नहीं सकता है। तो 11वां दिन तो वो चढ़ा लिया था और 11वां दिन इसके पास 2 फूल बचा हुआ था, लेकिन 12वां दिन उसके पास अब 3 चढ़ाने के लिए है ही नहीं, तो फिर वो 2 कैसे तोड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, बहुत आसान है, समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक एक करके स्टेप वाइज अच्छे तरीके से समझेंगे तो ये समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 83 है, एक अभाज्य संख्या को 2 से गुना किया जाता है, इसका गुणनफल इनमें से क्या हो सकता है। अब देखो 2 से गुना किया जा रहा है इसको, तो वो तो 2 से गुना होगा नहीं, ये तो सम संख्या हो जा रहा है, ये तो होगा नहीं क्योंकि अभाज्य संख्या चाहिए। ये 6 हो जा रहा है, ये तो होगा नहीं। अब एक ही ऑप्शन बचता है 26। 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या क्या होता है, जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। तो ये 13 है, 13 को 2 से गुना किया जाता है तो 26 मिला है ना। तो 26 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित भाषा में FEAD को इतना लिखा जाता है तो कूट के रूप में कूट किया जाता है, तो इस भाषा को किस रूप में कटिबद्ध किया जाएगा, इसको किस रूप में कटिबद्ध किया जाएगा। कुछ नहीं, बहुत इजी है, इसके प्लेस वैल्यू को लिख दिया गया है DEAF। डी का वैल्यू होता है 4, ई का वैल्यू होता है 5, ए का वैल्यू होता है 1 और एफ का वैल्यू होता है 6। तो ऐसा ऑप्शन एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 45-16 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब उसके बाद देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित भाषा में मटेरियल को ये लिखा जाता है तो इस भाषा में डेमोलिश को किस रूप में लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, एन से एम एक बढ़ रहा है, ए से बी एक बढ़ रहा है, टी से यू एक बढ़ रहा है, एल से एम एक बढ़ रहा है, यानी कि सभी में एक एक इंक्रीज होता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जो यहाँ दिया हुआ है इसी में से एक बढ़ा देंगे। तो डी ई एफ एम एन ओ पी एल एम आई जे एस है ना, एस टी एच आई, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन, दिनेश सुमेश की पत्नी का भाई है। देखो अब ये जो दिनेश है, दिनेश ये सुमेश के पत्नी, ऐसा करते हैं, ये रहा सुमेश और सुमेश की पत्नी, ये है उसकी पत्नी है ना, इसको अच्छे से दिखाते हैं, ये सुमेश की पत्नी है तो ये पति हो जाएगा, यानी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो क्या कर रहा है कि दिनेश सुमेश की पत्नी का भाई है, सुमेश की पत्नी का भाई कौन है, दिनेश है, ठीक है ना, दिनेश है। अब पूछ रहा है कि सुमेश का, ये सुमेश का दिनेश के साथ क्या संबंध है, तो क्या हो जाएगा, अब देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, पत्नी का भाई क्या हो जाएगा, जीजा या बहनोई। फिर से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो पिछला रीजनिंग में हम लोग देखे थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, सी, बहनोई या जीजा। तो 86 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन क्या है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या को दुगना करने के बाद उसमें 20 जोड़ा जाता है तो वह मूल संख्या के 8 गुने से 4 कम वाला संख्या प्रदान करता है, वो संख्या क्या है। अब इसे हम या तो एक्स मान कर निकाल सकते हैं या तो डायरेक्ट ऑप्शन से निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन से करना इजी होता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि किसी संख्या को दुगना करते हैं, इसको दुगना करते हैं, 20 जोड़ा जाता है, ठीक है, तो वह मूल संख्या के 8 गुने से 4 कम वाला संख्या प्रदान करता है, ठीक है। तो मूल संख्या कितना था, मूल संख्या 4, 4 8 चुके 32, 32 में से 4 घटाएंगे तो 28 बच गया, और यहाँ भी 4 दूनी 8, 28, यानी कि ए नंबर सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बहुत लोग को समझ नहीं आया होगा, तो चलिए हम एक बार एक्स वाला से भी कर लेते हैं। अब क्या है, किसी संख्या के दुगना में 20 जोड़ा जाता है, ठीक है, तो मूल संख्या कितना हमने माना था एक्स, तो एक्स के 8 गुना से 4 कम वाला संख्या, तो 4 कम वाला संख्या कैसे मिल जाएगा। अब ये देखिए 8 में से 2 जाएगा तो 6x है ना, और 20 में से 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24,
तो x का वैल्यू कितना निकल गया 4। इस तरीके से भी हम ऑप्शन ए नंबर को टिक कर सकते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन में है कि ए और बी तीनों बराबर नहीं है एक दूसरे में, ये दिया हुआ है और इसका वैल्यू निकालना है, यानी ये किसके बराबर होगा, ठीक है, ये निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से करते हैं। एक्स वाई का वैल्यू कुछ अलग मान लो जो इजी हो सॉल्व में, तो हम करते हैं एक्स का वैल्यू ले लेते हैं 3, वाई का वैल्यू ले लेते हैं 2, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह दिया तीनों बराबर नहीं है, ठीक है, तो तीनों बराबर नहीं है, ये देखिए तीनों बराबर नहीं है, तो हमने ऐसा मान लिया है। अब क्या करते हैं कि वैल्यू को कर देते हैं पुट। जब हम वैल्यू को पुट कर देंगे तो एक्स का वैल्यू कितना था 3, तो 3 3 9, और ये कितना था 2 1, इसका 3, इसका 2, इसका 1, ठीक है, तो 2 1 2 हो जाएगा और यहाँ तो 1 है ही, इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4 माइनस 1 बटा बी, और फिर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जेड का स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर 1 माइनस 3 दूनी 6 बटा सी, यानी कि ये -5 हो गया, ये कितना हो गया 7 हो गया, और ये हो गया 3। जब हम के से इक्वेट करके जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ए का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, ए का वैल्यू निकल के आ जाएगा 7, बी का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 3, बी का वैल्यू 3 आ जाएगा, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये देखिए -5, यानी कि सी का वैल्यू क्या होता है कितना हो जाएगा -5। तो अब देख सकते हैं ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू -5। अब इसे हम क्या करते हैं कि यहाँ जो दिया हुआ सरलीकृत मान जो निकालने के लिए इसमें इस सारे वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम पुट करेंगे ए बी सी का तीनों का वैल्यू तो कितना हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया। 1 मिनट, इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया 6, और एक्स वाई जेड का वैल्यू अगर हम निकालते जो इसमें पुट करते हैं, यानी कि 7 + 3 - 5, तो ये कितना हो जाएगा 7 3 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है, सॉरी 7 3 10 और 10 में से 5 जाएगा, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे जो बी का वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा 2 दूनी 4 - 3, यानी कि यहाँ पे एक वैल्यू निकल रहा है, ठीक है, यही थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका 3, इसका 2, इसका 1, और ए का वैल्यू यहाँ पे 7, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू -5 निकला था। अब ये यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें पुट कर देते हैं, तो ए बी और सी का जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 1 8 में से 5 जाएगा तो यहाँ 3, और ये कितना हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, और इसको गुना करेंगे तो कितना आ जा रहा है टोटल 18 आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि ए बी सी, ये ए बी सी और एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करने के बाद किस में 18 के बराबर आ रहा है, वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में हम डायरेक्ट पुट करते हैं, आप पुट करके देख लीजिएगा। तो ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू हमने कितना निकाला था 7 निकाला था, और एक्स का वैल्यू कितना था, एक्स का वैल्यू था 3, बी का वैल्यू कितना था 1 और वाई का वैल्यू था 2, ठीक है 2, और उसके बाद प्लस है सी का वैल्यू कितना था, सी का वैल्यू था -5, और जेड का वैल्यू कितना था 1, है ना। तो ये हो जाएगा 7 या 21, 21 और 2 23, है ना, और 23 में से जब 5 हम माइनस करेंगे, 5 जब माइनस करें तो कितना आ जा रहा है 18 आ जा रहा है, यानी ये ऑप्शन को सेटिस्फाइड कर रहा है, दिए गए वैल्यू को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिएगा, अब आसानी से ये वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर लीजिएगा के मान के, तो बड़ा इजी हो जाएगा। हमने यहाँ थोड़ा सा ये हो गया था, तो बी का वैल्यू यहाँ पे 1 निकलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2 अंक की एक संख्या अंकों के योग से 7 गुनी है और दहाई अंक के स्थान का अंक इकाई अंक के स्थान से 4 अधिक है, अपेक्षित संख्या के मान कीजिए। तो ऐसे ऑप्शन को हम ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से आसानी से निकालते हैं। तो कैसे, देखिए 4 का 4 अधिक है, तो देखिए 4 इसमें भी अधिक है, इसमें भी अधिक है, इसमें अधिक है, ये तो एलिमिनेट हो गया। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि अंकों के योग से 7 गुनी है। अब देखिए इसका अंक का योग करते हैं 3 दूनी 6,
तो 7 गुना हो रहा है क्या, 7 दूनी 42, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। अब इसको क्या करते हैं कि अंकों का योग से 7 गुनी है, तो अंकों का योग करते हैं, 7 3 10, 10 सते 70। देखो ये भी ऑप्शन से हट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, इसको भी चेक करते हैं। तो इसका जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा अंकों का योग, 8 4 12 हो जाएगा। और 12 को जब 7 से गुना करेंगे तो 7 गुना है क्या, बिल्कुल सही है, 12 सते 84, यानी कि ये ऑप्शन को, मतलब ये ऑप्शन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो 5 का पावर 1/3 गुने, अब ये 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब कर देंगे। और यहाँ पे जो दिया हुआ है 0.25, इसको जब हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ जो आएगा डबल जीरो, यानी कि 1/4 ये भी हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ 5 के पावर 1/4, तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ कितना हो गया, 5 की पावर 1/4 प्लस 3/4, और जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 5 का पावर 1 कितना होता है 5, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन कि दी गई आकृति में कितनी बार एक स्टार के ठीक बाईं ओर कितने त्रिकोण एक त्रिकोण बनाता है। एक स्टार के पहले त्रिकोण बनता है, ये देखो, इसके पहले तो कुछ है ही नहीं, तो ये बनाएगा नहीं, इसके पहले तो त्रिकोण बनाएगा नहीं, इसके पहले बनाएगा, यानी कि यहाँ बना रहा है और यहाँ बना रहा है, यानी कि 2 त्रिकोण बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि हम दी गई तीनों आकृतियों में से कोई भी 2 आकृतियाँ लेते हैं तो इनमें से कितने प्रतीक उभयनिष्ठ होंगे, यानी कितने सैम्बल उभयनिष्ठ होंगे। तो और 1 और 2 में देखते हैं, एल और एल बस एक ही उभयनिष्ठ हो रहा है मैक्सिमम। अच्छा, उसके बाद 2 और 3 देखते हैं, ये एक्चुअली स्टार है, याद रखिएगा, तो ये प्लस है, ये प्लस है, ये स्टार है, स्टार है, यहाँ 2 उभयनिष्ठ मिल रहे हैं मैक्सिमम। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 और 3 में हमें 2 उभयनिष्ठ मिल रहे हैं, 2 कॉमन मिल रहे हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। राहुल एक मॉडल पेपर हल कर रहा था, मॉडल पत्र में 11 प्रश्न हैं, उसमें से ठीक ठीक 10 हल करने हैं, ऐसा वह कितने अलग अलग विधियों से कर सकता है। तो देखिए ये क्वेश्चन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि हमारे पास 11C10 निकाल लेंगे। NCR का फार्मूला सबको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। तो NCR का फार्मूला क्या होता है, NCR का फार्मूला होता है, बताता हूँ मैं, NCR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ठीक है, ये होता है, सॉरी n माइनस r फैक्टोरियल। अब करेंगे क्या कि वैल्यू पुट करते हैं, तो 11C10, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 फैक्टोरियल बटा 11 माइनस 10 फैक्टोरियल, यानी कि 1 फैक्टोरियल गुने, अब कितना हो जाएगा ये r फैक्टोरियल NCR, तो ये r हो जाएगा, तो ये 10 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखिए 11 का जब हम फैक्टोरियल करना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि 11 गुने 10 गुने 9 गुने ऐसे ऐसे करते करते 1 तक पहुँचेंगे। उसी तरीके से फिर 10 का फैक्टोरियल करेंगे तो 10 9 8 ऐसे 1 तक पहुँचेंगे, यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों ही कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 11 बचेगा। और यही सवाल का उत्तर भी है। इस तरीके से 93 का करेक्ट आंसर है 11। तो NCR का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, n फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इस पर आप वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे, आपको 11 करेक्ट आंसर मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। दी गई आकृति में 4 छवियां दी गई हैं, जिनमें से एक के अलावा शेष पैटर्न का अनुसरण करती हैं। उस छवि को ज्ञात कीजिए जो विषम है। अब देखिए इसमें एक डॉटेड लाइन है, इसमें एक डॉटेड लाइन है एक तरफ, इसमें हाफ डॉटेड लाइन एक तरफ है, लेकिन इसमें पूरा का पूरा डॉटेड लाइन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि आदिति एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रही है, एक वृत्ताकार ट्रैक है, इस पे दौड़ रही है।
जब उसका मुंह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, ये रहा उत्तर, ये रहा पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम की ओर है, ये वाला एरिया उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, तब दौड़ना शुरू करती है। 3.5 राउंड दौड़ने के बाद उसका मुंह किस तरफ होगा? तो 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड। अब 3.5 ये हाफ हो गया ना, तो ये हाफ हो गया तो इधर होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो इधर कौन है? इधर पूरब है और ये दक्षिण है, यानी कि दक्षिण पूर्व। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दी गई छवि में 4 आकृतियाँ दी गई हैं, इनमें से 6 कोने किसके हैं? अब देखिए इसका कितना कोना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 2 ही का दिख रहा है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। अब इसे कैसे करेंगे, ये देखिए। अब 21 में 3 को डिवाइड कर दिया 7 आया, 111 में 3 को डिवाइड कर दिया 37 आया, इसमें 3 को डिवाइड कर दिया ये आया, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 1 4 3 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे होगा। इसको 3 से करेंगे डिवाइड, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 चौके 12, 3 चौके 12, फिर 3 दूनी 6, बचा 1 5, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 25। उसके बाद फिर क्या करेंगे? 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुछ मित्र एक नियमित बहुभुज के शीर्षों पर खड़े हैं, इनमें से कुछ किन परिस्थितियों में प्रत्येक हर किसी के सन्निकट होगा? यानी कि हर कोई एक दूसरे के करीब होगा, सेम डिस्टेंस पे। सन्निकट मतलब सेम डिस्टेंस पे होगा। तो देखिए एक सबसे पहला ऑप्शन लेते हैं कि 3 मित्र हैं और त्रिकोण के शीर्ष पर खड़े हैं। ये देखिए 3 मित्र हैं और तीनों शीर्ष पर खड़े हैं। तो देखिए इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, अब जैसे भी हम एक दूसरे का डिस्टेंस देखें ये तीनों ही बराबर सन्निकट हैं, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 99 देखते हैं। मान लीजिए कि आप 5x5 की वर्गाकार ग्रिड के मध्य बॉक्स में खड़े हैं। आप केवल आप एक रो या एक कॉलम के साथ एक समय में एक कदम हस्तांतरित कर सकते हैं, लेकिन तिरछे नहीं चल सकते। 2 कदम चलकर इनमें से कहाँ नहीं पहुंच सकते हैं? तो देखिए इसको समझते हैं बढ़िया से। सबसे पहले हम बनाते हैं 5x5 का एक बॉक्स बना लेते हैं अच्छे से। ठीक है, 5x5 यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हम बीच में खड़े हैं। ठीक है, ये हम बीच में खड़े हैं और यहाँ पे कह रहा है पहला ऑप्शन। अब देखिए हम कहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, ये देखिए यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन इसने क्वेश्चन में ही कह दिया है कि हम तिरछे नहीं चल सकते, तिरछे नहीं चल सकते। या तो कॉलम में चलेंगे, या तो ऐसे चलेंगे, या तो ऐसे चलेंगे, या तो ऐसे चलेंगे, हम तिरछे नहीं चल सकते। और ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि कोने के एक बॉक्स में। तो कोना के एक बॉक्स में हम कैसे पहुंच सकते हैं? जब तक हम ये यहाँ पे बोला गया है कि तिरछा हम चल ही नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? कोने के बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। दिए गए 4 विकल्प में कौन सा अक्षर दाईं आकृति में देखा जा सकता है किंतु बाईं आकृति में नहीं देखा जा सकता है? अब अगर हम ऑप्शन को देखें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है क्यू। ये देखो, ये हम दहिना में देख सकते हैं लेकिन बायां में क्यू कहीं नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। और भी चेक कर लेते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे जेड का, तो जेड सिर्फ यहाँ है, देखो जेड यहाँ है, इसमें नहीं है। उसके बाद फिर क्या है? जेड, एक मिनट, जेड इसमें भी है, जेड इसमें भी है, तो जेड नहीं हो सकता है, जो सिर्फ बाईं ओर दिखाई नहीं दे सकता, क्यों है। और उसके बाद बी देखिए, बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है। एम देखिए, एम यहाँ भी है, ये देखिए एम यहाँ भी है और एम यहाँ भी है। तो सिर्फ क्यू ही एक ऐसा ऑप्शन में है जो सिर्फ दाईं ओर देखा जा सकता है लेकिन बाईं ओर के कोई भी बॉक्स में मौजूद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन।
101 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा एक निवेश युक्ति है। निवेश मतलब क्या हुआ कि इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो इनपुट डिवाइस इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है और प्रिंटर भी आउटपुट है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन, एक ईमेल में प्रेषक का एड्रेस अर्थात जिसने ईमेल भेजा है उसके पते को कौन सा फील्ड दर्शाती है। आई होप इसका करेक्ट आंसर आपको सभी को पता होगा, तो करेक्ट आंसर है बी, फ्रॉम, है ना। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपलब्ध हैं। तो पहला है वर्तनी व व्याकरण की त्रुटियों के लिए डॉक्यूमेंट की जांच करता है, बिल्कुल करता है। हेडर फुटर और पृष्ठ संख्या को जोड़ना, बिल्कुल ये भी सही है। वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड द्वारा संरक्षित किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है, ये भी सही, यानी कि 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन, और 104 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक पृष्ठ पर प्रिंट किए जाने हेतु संप्रेरकों की रचना के लिए आवश्यक डॉट्स बनाने के लिए किस प्रकार के प्रिंटर लेज़र लाइट को उपयोग में लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेज़र प्रिंटर। और नाम से ही पता चल रहा है लेज़र प्रिंटर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेज़र प्रिंटर। अब लेज़र प्रिंटर के अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें तो ये सबसे तेज़ गति से चलने वाला प्रिंटर है, सबसे तेज़ गति से काम करता है। अब इसकी क्वालिटी और स्पीड बाकी प्रिंटर की तुलना में काफ़ी बेहतर होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर हम थोड़ा सा बात करें डॉट मैट्रिक्स की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी की बात करें, तो यह एक कैरेक्टर प्रिंटर है जो कैरेक्टर को प्रिंट करता है, और इसका कैपेसिटी हम DPI में मेज़र करते हैं। DPI यानी कि डॉट्स पर इंच में मेज़र करते हैं, ठीक है। अब उसके देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन, और 105 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या संचालन प्रणाली के कार्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 105 नंबर का डी हो जाएगा, यानी कि ABC तीनों, ठीक है, यानी कि संचिका प्रबंधन भी, युक्ति प्रबंधन भी और कार्य अनुसूचन भी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संचालन प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक संचालन प्रणाली हार्डवेयर को प्रबंधित नहीं करता है, ये गलत है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन। 107 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विंडोज़ 8 में एक विंडो में या डेस्कटॉप पर स्क्रीन तत्वों के माध्यम से साइकिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लघु कृति कुंजी प्रयुक्त की जाती है। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि F6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब 108 नंबर देखते हैं कि कौन सा निर्गम युक्ति है। निर्गम युक्ति एक पेन का उपयोग कर कंप्यूटर से प्राप्त समादेशों के आधार पर एक कागज पर चित्र बनाता है। तो इसका भी आई होप सबको आंसर पता होगा, ड्रम प्लास्टर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 109 नंबर, विंडोज़ 10 में खुले अनुप्रयोगों के बीच स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लघु कृति प्रयुक्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अल्ट प्लस टैब। अभी 11 देखते हैं, आपके भौतिक कंप्यूटर के अंदर एक आभासी कंप्यूटर चलाने की अनुमति आपको इनमें से कौन सा प्रोग्राम देती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, VMware। उसके बाद 111 नंबर, कौन सा संचालन प्रणाली बहु रियल टाइम अनुप्रयोग और बहु उपयोगकर्ताओं की सेवा करने के लिए बहु केंद्रीय संसाधनों का उपयोग करता है। तो 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 12 क्या है कि निर्गम युक्ति के संदर्भ में LED का क्या अर्थ है। इसका भी आंसर सभी को पता होगा, लाइट इमिटिंग डायोड, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13 देखते हैं, विन्यास योग संगणन संसाधनों के विभाजित पूल को सुविधाजनक मांग पर नेटवर्क अभिगम योग बनाने के लिए एक मॉडल को क्या कहते हैं।
जिसको शीघ्रता से प्रतिबंधित किया जा सकता है और न्यूनतम प्रबंधन प्रयास या सेवा प्रदाता अंतःक्रिया के साथ निर्मुक्त किया जा सकता है। कंप्यूटर को हिंदी में पढ़ना बड़ा मुश्किल है। इंग्लिश में चीज़ें आसानी से समझ में आती है, हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल होता है, खास करके कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है। उसके बाद 114 नंबर क्वेश्चन, विंडोज़ 8 में सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लघु कुंजी प्रयुक्त की जाती है। तो आई होप इसका भी सबको आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, F5। उसके बाद नेक्स्ट, लॉलीपॉप के बाद एंड्रॉयड संचालन प्रणाली का नवीनतम वर्जन कौन सा है। तो कौन सा है, ये था उस समय बी ऑप्शन, यानी कि मार्शमैलो था। अभी तो पाई आ चुका है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन, विंडोज़ 8 में स्क्रीन के ऊपरी भाग या सबसे निचली भाग तक डेस्कटॉप विंडो को विस्तृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लघु कृति प्रयोग की जाती है। तो 116 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विंडोज़ का प्रतीक, जो विंडोज़ का जो सिंबल होता है वो, और शिफ्ट और अप एरो। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 117 नंबर क्वेश्चन, ISP का अर्थ क्या है। इसका भी आंसर सभी को पता होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर एक विश्व स्तर पर अद्वितीय संख्यात्मक कोड के रूप में जाना जाता है, जिसे इनमें से क्या कहा जाता है। तो 118 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IP एड्रेस। 119 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल 2016 के लिए निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। तो 119 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, .xlsx। उसके बाद 120 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ संचालन प्रणाली के लिए अभिकल्पित लोकप्रिय संबंध परक आंकड़ा संचय प्रबंधन प्रणाली निम्न में से कौन सा है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये कौन सा है। तो 120 का करेक्ट आंसर हो जाएगा MS एक्सेस। ठीक है, MS एक्सेस यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 121 नंबर क्वेश्चन की टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जमशेदजी टाटा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 122, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है। कौन सा गलत है। तो इसका गलत है ऑप्शन नंबर ए गलत है। ठीक है, बिरसा मुंडा ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना नहीं किए थे, ये किए थे शिबू सोरेन। बाकी सारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, इनमें से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है। अब CSR का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा की अनुपस्थिति, ये नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है। तो क्या उद्देश्य था इसका, बी, भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है। इसका भी करेक्ट आंसर सभी को पता होगा, पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में। ठीक है, और घाटशिला के मुसाबनी और घाटशिला दोनों, घाटशिला में भी और मुसाबनी दोनों क्षेत्र में, ये पूर्वी सिंहभूम का दोनों क्षेत्र है जहाँ पे तांबा का प्रचुर मात्रा मिलता है। ठीक है, इसके अलावा तांबा उद्योग की बात करें तो ये भी घाटशिला में ही है। अब नेक्स्ट, फुलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है। घाटशिला, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 127, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। त्रिकुट पहाड़ी, देवघर से निकलती है ये। मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है मयूर नदी को। उसके बाद बात करते हैं 128 नंबर, श्री शामेद शिखर जी को किस और नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका एक और क्या नाम है। तो इसका दूसरा नाम है पारसनाथ की पहाड़ी। ठीक है, केंद्रीय पहाड़ी,
कैनरी पहाड़ी है रांची में, टैगोर पहाड़ी ये भी है रांची में, और फुलडुंगरी अभी बताया था घाटशिला में। 129 है कि बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? तो यह बसंत, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर है जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड की निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी सिंहभूम में। 131 देखते हैं, झारखंड की समृद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। झारखंड की पहली राजभाषा हिंदी है, सभी जानते हैं। दूसरी क्या है? उर्दू। उसके बाद 133 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनुर्धर झारखंड से नहीं है? तो सोमा राय नहीं है, बल्कि बाकी तीनों हैं। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी दोनों हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सोमा वर्मा झारखंड से नहीं है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है कि मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 134 का? ऑप्शन नंबर सी, जगदीश त्रिगुणायत, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 135 नंबर, वो इकलौते खिलाड़ी कौन हैं जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका के विश्व में 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ी में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी। 36 नंबर है, बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूपिता, यानी धरती आबा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 137 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के संदर्भ में गलत है? तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे देखते हैं 138, झारखंड में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित किया था? किसे किया था? थर्माकोल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब उसके बाद 139 की बात करते हैं, बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है विद्रोह, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अब उसके बाद 140 देखते हैं, झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? सभी जानते हैं धनबाद में है। कौन सा शहर भारत के मायका राजधानी के रूप में जाना जाता है? सभी जानते हैं कोडरमा। कोडरमा के अलावा मायका हजारीबाग और बोकारो में भी पाया जाता है। हजारीबाग और बोकारो में भी पाया जाता है कोडरमा के अलावा मायका। उसके बाद 142 देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है? तो तिलका मांझी के संदर्भ में कौन सा ये गलत है? ये गलत है। तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला का युद्ध का नेतृत्व किया था, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट, रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किस बैंक की मदद से कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली उद्घाटित किया है? तो 143 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 144 नंबर क्वेश्चन। 144 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में राज्यों के गठन के संबंध में राज्य का कौन सा स्थान है? तो इसका कौन सा स्थान है? 28वां नंबर है, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 145 नंबर, संगीत के इन प्रकार में से कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है? तो फागुन के महीने में कौन सा गाया जाता है? 145 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फगुआ। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 143 है, निम्नलिखित में से कौन खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? तो भागीरथ मांझी, सभी जानते हैं, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 147 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कि लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महुआ मांझी। उसके बाद है 148 नंबर क्वेश्चन, किनमें से किस युवा को AWCs में प्रदत्त नहीं किया जाता है? तो 148 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता, बाकी तीनों को प्रदत्त किया जाता है। ठीक है, तो 148 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 1, 2016 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मामले के मंत्री कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अमर कुमार
बौरी। अब उसके बाद 150 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के पहले और गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है। तो उन्हें बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पहली बार कैबिनेट मंत्री के पोर्टफोलियो में शामिल किया गया था, ये करेक्ट है। उन्हें 1975 के आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था, ये भी करेक्ट है। वे झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री हैं, ये भी करेक्ट है। वे सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने जैसे ही सीजीएल सचिवालय में पूछे गए 150 क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट एनालिसिस कर लिया है। गाइस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। साथ ही साथ अन्य वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या टेलीग्राम या व्हाट्सएप के चैनल से आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। और गए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी बात अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।